नमस्कार, मैं हूं केशव रॉय और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल। आज हम आपको देश की 3 सबसे बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। तो अब्दुल, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो क्या है? देश की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर आज है एसआईआर के ऊपर बात करेंगे। जो एसआईआर का जो मुद्दा है वो देश में बिल्कुल गरमाया हुआ है। जिस तरीके से आपने देखा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार में जो एसआईआर को लेकर खेल हुआ है, जिस तरीके से 69 लाख वोटरों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, तो इसके वजह से काफ़ी विधानसभा चुनाव में आपको इसके नतीजे में देखने का असर मिला है। 24 लाख नए वोटर को जोड़ दिया गया है। तो इसको लेकर विपक्ष में भी जो है काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है और बिहार की जनता में ज़्यादा देखा कि इस बार लहर जो थी, कहने का था कि इंडिया गठबंधन की लहर चल रही, इंडिया गठबंधन। फिर अचानक से वो बदल गया और हाँ, फिर नैरेटिव जो चल रहा था कि इस बार बिहार बदलाव चाहता है, कि पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, एजुकेशन पे, हर उस पे जो है सुरक्षा को लेकर ये बात चल रही थी कि इस बार बिहार में बदलाव का चल रहा है। तो इसी वजह से आज जो एसआईआर को लेकर बैठक हुई, जिन 12 राज्यों में एसआईआर होने हैं, चुनाव आयोग ने जो कहा है उस हिसाब से, तो कांग्रेस ने आज उन 12 राज्यों से अपने नेताओं को बुलाया, प्रभारियों को बुलाया और बैठक की। इस बैठक में हिस्सा लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, और केसी वेणुगोपाल। इन सभी बड़े नेताओं ने आज बैठक की और बैठक में जो सबसे अहम बात थी वो ये है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें करोड़ों लोगों के आने की संभावना भी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे अब्दुल? ये देखिए, बिल्कुल अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग आंख बंद करके काम कर रहा है, सब कुछ सामने है, सारे सबूत दे दिए गए कि चुनाव से ठीक पहले जो महिलाओं के खाते में 10,000 जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं। और लोगों के पास, जैसे मैं बिहार गया था तो बिहार में एसआईआर के फॉर्म सबमिट होने थे, तो लोग, वहाँ के लोगों का कहना है कि एसआईआर वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और उसमें अगर नाम नहीं है तो आपको निवास बनवाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने निवास वहाँ 1 साल 1.5 साल पहले ही रोक दिया था कि कोई निवास नहीं बनेगा। जब आप अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे अपना वोटर लिस्ट में नाम यही सब चढ़वा तो पाएंगे? बात है अब्दुल की खड़गे जी ने भी बोला आज की बैठक में कि चुनाव आयोग को अब अपनी निष्पक्षता साबित करनी ही होगी। शायद सभी लोग भी जान चुके हैं, देश की जनता जान चुकी है, देश के सभी नेता भी जान चुके हैं कि वोट चोरी हो रही है और कैसे हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग का क्या योगदान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसकी भी मिलीभगत है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है, अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं होगा तो हमारा जो है मत का अधिकार छीनता जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बिहार में परिणाम आपने देखे कि लहर किसी और की चल रही थी और परिणाम किसी और के यही फेवर में बात आए। तो हरियाणा में भी हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। और कांग्रेस नेता और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा था कि हरियाणा में भी जमकर वोटों की धांधली हुई थी, लगभग 24 से 25 लाख वोटों की धांधली हुई थी, जिसके सबूत भी उन्होंने दिखाए। याद होगा आपको ब्राजीलियन मॉडल, जिसके फोटो कई सारे फेक मतदाता थे, जिस पर उसी का फोटो था, एक ही लड़की का फोटो कई सारे मतदाताओं के आईडी पर था। जिसके उसके बाद फिर बिहार चुनाव, जैसा कि अब्दुल बता भी रहे थे कि बिहार चुनाव में भी जमकर धांधली हुई है, और अब इसी के खिलाफ कांग्रेस बहुत बड़ी रैली करने जा रही है और उसका असर भी आने वाले टाइम में दिखेगा। और आज का दूसरा आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर क्या है अब्दुल? दूसरी सबसे बड़ी चिंताजनक खबर यह है कि दिल्ली जिस तरीके से देश की राजधानी है, देश का दिल बोला जाता है, आज वो जहरीली हवा में तब्दील हो चुकी है। अच्छा। लोग सांस लेना, मतलब सांस लेना भी लोगों का मुश्किल हो चुका है। जिस तरीके से वादा किया गया था कि हम दिल्ली से प्रदूषण को खत्म कर देंगे, यमुना से जो है यमुना पूरी साफ कर देंगे। अच्छा, हाँ। लोगों आज इसको लेकर आपको मैं बीच बीच में काट रहा हूं अब्दुल। आज एक डेटा भी सामने आया है कि लगभग 120 दिनों से जो दिल्ली की जनता है, 120 दिनों से खराब से गंभीर श्रेणी में ही सांस ले रहे हैं।
इसका असर क्या, आपको क्या लग रहा है, क्या पड़ेगा लोगों के हेल्थ पर, क्या पड़ेगा असर? लोगों का हेल्थ पे तो असर पड़ ही रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि जो बच्चे आजकल जो हो रहे हैं, पहले क्या होता है कि लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनके लंग्स खराब हो रहे हैं, तो अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके लंग्स के इश्यूज आ रहे हैं, सांस लेने में उनको दिक्कत हाँ, हो जो रही है। AQI है अब्दुल, उस हिसाब से जो रिपोर्ट भी आती है कि एक दिन में 11-11 सिगरेट लोग जो नहीं भी फूकते हैं वो भी फूक रहे हैं। पहले तो क्या होता था कि जैसे दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी तो हरियाणा सरकार पे आरोप लगाते कि पराली जला देगी। अब तो तीनों राज्यों में अगल बगल इन्हीं की राज्यों में नहीं, केंद्र बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, यूपी में भी इन्हीं की सरकार है। तो इसके बाद भी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी सोचने वाली विषय है। और जनता को जिस तरीके से गुमराह करके बेवकूफ़ बनाया गया है, बेवकूफ तो बनाया बेवकूफ़ था ना। बनाकर वोट लिया गया है, उसके आधार पे जो है जनता ने ये सोचा कि शायद बीजेपी आएगी तो हमारा अच्छा विकास होगा और हमारा दिल्ली में रहना, अच्छी सांस, अच्छी अच्छी हवा, वायु, अच्छी सब हवा, चीजें अच्छा हुई। पानी सब मिलेगा। लेकिन अब्दुल, याद कीजिए दिवाली के अगले दिन रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकारें जितनी थी, मतलब उन्होंने एक तरह से केजरीवाल सरकार पर ही निशाना साधा था और कहा था कि जो पिछली सरकार थी उसकी तुलना में इस बार हवा की गुणवत्ता ठीक है। जबकि उस अगले ही दिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आए थे जिसमें AQI, दिल्ली के कई जगहों के AQI 900 के पार हो चुके थे। फिर भी रेखा गुप्ता जी ने कहा, और फिर कहा कि हम क्लाउड सीडिंग भी कराएंगे, जो कृत्रिम बारिश है वो भी नहीं हुआ, 2.25 करोड़ रुपए उसमें खर्च भी हो गए, जो रिपोर्ट सामने आई 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साफ है कि रेखा गुप्ता जुमले दे रही हैं और कहीं ना कहीं आप मान भी लीजिएगा कि वह मोदी जी से भी ज्यादा फेक रहती हैं। आज की जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है अब्दुल, वो है शेख हसीना। इनकी चर्चा हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बांग्लादेश की जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसने शेख हसीना के खिलाफ मौत की सज़ा सुनाई है। शेख हसीना वही हैं जिन्हें बांग्लादेश में जो युवाओं का प्रदर्शन हुआ था, जिसको कम करने के लिए या बंद करने के लिए शेख हसीना ने, आप कह सकते हैं शेख हसीना ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया, वो भी बहुत ही बेकार तरीके से मारने के ऑर्डर दिए, सब कुछ। अब इन्हीं बातों को लेकर वहां के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, बांग्लादेश के, उसने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, उन्हें भारत में सरकार ने उन्हें ठहराया हुआ है क्योंकि बांग्लादेश से जब वह अगस्त 2024 में भागी थी, उन्हें भगाया गया था और लास्ट में वहाँ की सेना ने भी उन्हें कह दिया था कि आप चली जाएं। उसके बाद उन्होंने भारत में शरण लिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है अब्दुल, इसका असर क्या पड़ सकता है, आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो ये पड़ेगा, जैसे देख लीजिए जिस तरीके से भारत युवाओं का देश है उसी तरह बांग्लादेश भी युवाओं का देश है। जब वहाँ पे युवाओं की आवाज़ों को कुचला जाने लगा, वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा था, तो उसको देखते हुए वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। आपने देखा कि जेंजी सड़कों पे एक उतर आए। आपको ऐड करता हूँ इसमें, अपने परिवार वालों को हुई नौकरी देना, जी जी जी। मतलब जैसा यहाँ भी होता है, जैसा कि हमारी सरकार जानते ही हैं। खैर, उसके बाद आपको क्या लग रहा है? तो वही देखते हुए वही माहौल उसी तरीके का अपने देश में भी है। करप्शन बेहद बढ़ा हुआ है, लोगों के पे रोजगार नहीं है, युवा पढ़े लिखे होने के बाद भी घूम रहे हैं। अब जब सरकार से इस बारे में सवाल किया जाता है तो सरकार जो है अपना अलग नैरेटिव चलाती है नैरेटिव कि चला हमें देती हिंदू है। राष्ट्र बनाना है और हमें जो है यहाँ मंदिर बनानी, वहाँ मंदिर बनानी, इस तरीके के नैरेटिव सेट करके युवाओं को ध्यान को भटकाती है। हाँ, और मंदिर मस्जिद में फंसाती है। खैर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सही भी था क्योंकि यहाँ की सरकार भी वही कर रही है और वहाँ की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिस प्रधानमंत्री को यहाँ पर शरण दिया गया मोदी सरकार में, वो भी वही करके आई थी। तो आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं देश के युवाओं के सामने? एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं कि आप उन्हीं को शरण भी दे रहे हैं जो वो काम करती थी, वही काम आप भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो अघोषित आपातकाल शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश में भी था और कहीं ना कहीं एक तरह से मान लीजिए कि अघोषित आपातकाल देश में भी है, हमारे देश में भी है। इसको लेकर भी देश में चर्चा हो रही है, शेख हसीना को लेकर, क्योंकि शेख हसीना अगर बांग्लादेश के साथ अगर हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे लिए बंगाल की खाड़ी में हमारी स्थिरता। क्योंकि चीन अगर बांग्लादेश के साथ जाता है और बांग्लादेश अगर, क्योंकि यूनुस जो अंतरिम सरकार के हेड थे, मुखिया थे यूनुस, उनकी दिलचस्पी चीन में ज़्यादा है, वो उनका झुकाव जो है चीन की तरफ ज़्यादा है। अगर चीन बांग्लादेश में पैठ जमाने में कामयाब रहा
तो हमारा जो चिकन नेक है उसके लिए भी खतरा साबित होगा, ये खतरा ही होगा एक तरह से कहिए। और दूसरी बात, बंगाल की खाड़ी में भी, इंडियन ओशियन में भी कहीं ना कहीं चीन का दबदबा ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अभी कहीं ना कहीं हमारे पास है, भारत के पास है। लेकिन बांग्लादेश के साथ अगर हम संबंध सुधारते नहीं हैं, शेख हसीना को अब इस पर सुप्रीम ये क्या कहते हैं, हमारी मोदी सरकार क्या कहती है, हालांकि इस पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ देखना होगा कि सरकार को बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। अगर शेख हसीना को सौंपा नहीं जाता है तो उसके बाद बांग्लादेश के साथ हमें कैसे संबंध रखने चाहिए और कैसा बांग्लादेश का रिएक्शन होगा उस हिसाब से। और अगर शेख हसीना को अगर हम सौंप भी देते हैं तो पूर्ववर्ती हमारे वादे वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से उस पर भी सवाल उठेंगे। खैर, आज की जो 3 सबसे बड़ी खबर थी उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।